जय हिंद साथियों, नमस्कार। ओ लेवल M1 R5 की इस सीरीज में आज आप पढ़ेंगे ओ लेवल M1 R5 के सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, कैसे बना, मींस ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय और उसका इतिहास, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप ओ लेवल M2 R5 या M2 R4 की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर HTML के काफी सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं। HTML की क्लासेस हमारे दूसरे चैनल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल पर आपको मिल रही हैं, जिसकी वीडियो के नीचे मैंने लिंक दे रखी है, वहां से आप उसे जरूर देखिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मैंने लिखा हुआ है ताकि सभी स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। प्रीवियस क्लासेस में जब मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पर सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे लिंक दी है, वहां से आप उसे जरूर देखिएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है? एक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के सभी भागों, जैसे हम इनपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं, आउटपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं, मेमोरी का उपयोग करते हैं, मीन्स जो भी हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर में जुड़े होते हैं उन सभी को नियंत्रित करने का काम करता है। मीन्स सरल शब्दों में हम कहें तो जो सिस्टम को ऑपरेट करते हैं वही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी को ऑपरेट करने के लिए हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह इन सभी का उपयोग होता है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हमारा सिस्टम ऑपरेट होता है। ठीक है, यहां पर एक और परिभाषा देखते हैं बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करने का काम करता है। यूजर कौन है? यहां पर हम लोग हैं। जो यूज करता है वही यूजर है ना। तो यूजर और हार्डवेयर अगर सिस्टम है उसे हम आपस में सही से वर्क नहीं कराएंगे या हम जो करना चाहते हैं हार्डवेयर अपने मन की करेगा तो क्या काम होगा? नहीं होगा। तो हार्डवेयर और यूजर के बीच में संवाद स्थापित करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम उपयोग करते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे आप MS ऑफिस का उपयोग करते हैं, अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप MS ऑफिस का, फोटोशॉप का, इन सभी चीजों का उपयोग आसानी से नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया? जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश के हैं यहां पर इंग्लिश में नोट डाउन है, इसे पढ़ के वो समझ सकते हैं। अब यहां पर देखिए एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहली चीज आती है हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर के वह भाग होते हैं जिन्हें हम आसानी से छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना। जैसे आपका कीबोर्ड है, माउस है, मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, वो भी आपका हार्डवेयर है ना। छू सकते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत क्या आता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फिर आता है आपका यूजर। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये आप लोग हैं, यूजर हैं, देन यहां पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर। ठीक है, मेरी जो सबसे पहली जरूरत है वह है हार्डवेयर की। हार्डवेयर के बिना कोई भी काम नहीं होगा। जब हार्डवेयर ही नहीं होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप कहां पर यूज ही करेंगे, है ना। हार्डवेयर के बाद दूसरी जरूरत है ऑपरेटिंग सिस्टम की। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आगे आप कोई काम नहीं कर सकते हो। देन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग? अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो यहां पर दिए गए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत जैसे आपका विंडोज 10 है, विंडोज 8, विंडोज 7, विंडोज एक्सपी, विंडोज 2000, विंडोज NT, विंडोज 98, ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैं। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं हम हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।
ऑपरेटिंग सिस्टम का इतिहास क्या है, कब से इसकी शुरुआत हुई, और बहुत सारे क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे आते हैं। ठीक है, कि सिंगल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत कब हुई, उसमें किसका उपयोग होता है, यह सब कुछ आपके लिए जानना आवश्यक है। ठीक है, तो 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग नहीं होता था। मीन्स 1940 के समय में जो भी हम डिजिटल सिस्टम उपयोग करते थे उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग नहीं होता था। तो कब से इसका शुरुआत हुआ, तो 1950 के दशक में ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। ठीक है, सबसे पहले 1950 के दशक में ही इसका उपयोग किया गया। इसको बनाने का उपयोग क्या था, जैसे कि आप साइकिल से चलते हैं वह भी एक वाहन है, आप बाइक से चलते हैं वह भी एक वाहन है, ट्रेन से चलते हैं, बस से चलते हैं, ऐसे ही एरोप्लेन से चलते हैं। तो किस लिए एरोप्लेन का उपयोग करते हैं, ताकि हमारा समय कम लगे और जल्दी से हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। ठीक है, वैसे ही सेम प्रोसेस इसका भी है कि कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ाने और बहुत सारे प्रोग्राम्स का उपयोग करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। पहले क्या था दोस्तों, कि हम एक समय में एक ही चीज का उपयोग कर पाते थे, एक ही प्रोग्राम का उपयोग कर पाते थे, लेकिन वर्तमान समय में हम एक साथ कई सारे प्रोग्राम्स का उपयोग कर पाते हैं। तो इन्हीं क्षमता के विकास के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। 1950 में जनरल मोटर अनुसंधान प्रयोगशाला में IBM 701 कंप्यूटर के लिए सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का निर्माण किया गया था। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंप्यूटर के लिए बनाया गया, तो किसके लिए बनाया गया, IBM 701। जब भी आप वीडियो देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट करते रहिए। तो IBM 701 के लिए पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बना कौन सा, सिंगल स्ट्रीम बेंच प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, ये नाम भी नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा सकता है कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था। ठीक है, शुरुआत में ऑपरेटिंग सिस्टम आधुनिक और अधिक जटिल रूपों में मौजूद नहीं थे, लेकिन 1960 की दशक की शुरुआत तक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनरों ने मल्टी प्रोग्रामिंग की अवधारणा विकसित कर दी थी। मीन्स जब स्टार्टिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण हुआ तो उस समय उनमें बहुत ज्यादा आधुनिकता नहीं था, जैसे हम चाहते हैं प्रेजेंट टाइम पे जैसे हमें मिल रहा है वैसे कुछ भी नहीं था, नॉर्मली उपयोग में होता था। लेकिन 1960 के बाद इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है कि एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम हम कर सकते हैं, एक से अधिक प्रोग्रामों का उपयोग कर सकते हैं। तो ये अवधारणा कब विकसित की गई, 1960 में। ठीक है, 1970 में क्या हुआ, टाइम शेयरिंग और रियल टाइम सिस्टम के मेनफ्रेम के रूप में डेस्कटॉप कंप्यूटर का निर्माण संभव हुआ। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि 1970 में किन किन ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ था, तो टाइम शेयरिंग और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आता है 1980 का। तो 1980 के दशक में ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS का विकास हुआ। अब यहां से ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब यहां से आपके क्वेश्चंस काफी बढ़ जाते हैं। 1980 के बाद MS-DOS का निर्माण, फिर ऐसे ही विंडोज का निर्माण, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि MS-DOS का निर्माण कब हुआ, 1980 के दशक। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ट्रिपल सी ओ लेवल दोनों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है 1980 से 90 का दौर। इस समय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत की। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत 1980 से 90 के बीच में हुई और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा हुई थी। इसके बाद 1991 में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि 1991 में किस ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ, तो लाइनेक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा उपयोग होता है वह है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ठीक है, सर्वाधिक उपयोग होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है,
ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वाधिक उपयोग होने वाला या सर्वाधिक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मुख्य फंक्शंस हैं वो क्या है। सबसे पहला है प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब जो प्रोसेसिंग आपके कंप्यूटर में हो रही है उसको मैनेज करने का, उसकी देखरेख करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर सरल शब्दों में लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों का देख रेख करता है। कौन कैसा कार्य कर रहा है, सभी पार्ट सही से वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, इन सभी चीजों की देखरेख करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मान लीजिए उसमें से किसी को किसी इनपुट डिवाइस या किसी आउटपुट की आवश्यकता है, तो इनपुट और आउटपुट उपलब्ध कराने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जैसे आपके घर में घर वाले आपकी देखभाल करते हैं, आपको किस चीज की जरूरत है ये आपके माता पिता हमेशा ख्याल रखते हैं, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी ये ख्याल रखता है कि किस पार्ट को इनपुट की आवश्यकता है और किस पार्ट को आउटपुट की आवश्यकता है। ठीक है, दूसरा चीज है सिस्टम यह भी निर्धारित करता है कि किस प्रोग्राम को कौन सा साधन उपलब्ध करना है। मीन्स किसको किसकी जरूरत है और किसको किसकी जरूरत नहीं है यह भी देखता है, और अगर किसी को जरूरत है तो कितनी समय के लिए उसको उसका उपयोग है, ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। ठीक है, तो यहां पर लिखा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यह भी निर्धारित करने का काम करता है कि किस प्रोग्राम को कौन सा साधन चाहिए, उसकी प्रोसेसिंग में कौन सा साधन कितनी समय तक उपयोग होगा और कैसे वह कार्य करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो निर्णय लेता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, अब यहां पर दूसरी बात आती है मेमोरी प्रबंधन की। कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेमोरी। जैसे आपकी ही अगर मेमोरी नहीं होगी तो क्या आप मनुष्य के लायक रहेंगे। बिना मेमोरी के मनुष्य को पागल की संज्ञा दी जाती है, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। वैसे ही अगर कंप्यूटर में मेमोरी का प्रबंधन नहीं होगा, मेमोरी की देखरेख नहीं होगी, तो कोई भी कार्य करने का कोई मतलब नहीं होगा। आप लिखते जाएंगे, सब खाली होता जाएगा, है ना। भविष्य में आपको कोई जरूरत होगी तो आपको मिलेगा ही नहीं, तो इसका कोई भी उपयोग नहीं रह जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यह प्राइमरी मेमोरी को मैनेज करने का काम करता है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, कि जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पर मेमोरी को एक्सप्लेन करके मैंने समझाया था। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। अब यहां पर बात हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम और मेमोरी की। ठीक है, तो कौन सी फाइल किस लोकेशन पर सेव होनी है, कौन सी लोकेशन खाली है या कौन सी लोकेशन भरी है, इन सभी चीजों का रिकॉर्ड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं ये भी आप जान लीजिए। तो प्राइमरी मेमोरी को हम मुख्य, अस्थायी और आंतरिक मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में आईसी चिप का प्रयोग किया जाता है। आईसी चिप का अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का, किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। आईसी चिप का निर्माण किसने किया, तो जेएस किल्वी और रॉबर्ट नोइक, इन दोनों लोगों ने मिलकर आईसी चिप का निर्माण किया था। ठीक है, तो जो प्राइमरी मेमोरी है उसकी स्टोरेज क्षमता सीमित होती है और जो कीमत है वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी प्रबंधन के लिए कौन कौन सी गतिविधियां करता है। सबसे पहले ये यह देखता है कि मेमोरी का जो बाइट्स होता है, जो सबसे छोटी इकाई है, आप देखते हैं बिट और बाइट ही होती है। तो मेमोरी के बाइट्स का उपयोग किस प्रोग्राम द्वारा किया जा रहा है ये देखता है। दूसरी चीज यह देखता है कि कौन सा पता अभी खाली है और कौन सा पता अभी भरा हुआ है, या कौन सा पता उपयोग में है और कौन सा पता उपयोग में नहीं है। यह चीज देखने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मल्टी प्रोसेसिंग के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम यह तय करता है कि किस प्रोसेस को मेमोरी तक जाने दिया जाए और किस प्रोसेस को मेमोरी तक नहीं पहुंचना है ना। जैसे आप बहुत सारी मूवी में देखते हैं
कि जो वहां पर मेन रहता है, विलन रहता है, वो ये डिसाइड करता है कि इसको कोड तक पहुंचना है और इसको कोड तक नहीं पहुंचना है ना। तो वैसे ही यहां पर है कि मल्टी प्रोसेसिंग के अंतर्गत यह तय करता है कि कौन सा प्रोसेस मेमोरी तक जाएगा और कौन सा प्रोसेस मेमोरी तक नहीं जाएगा। अगर प्रोसेस गया है तो प्रोसेस होने में, एक्सेस होने में उसे कितना समय लगेगा, यह भी डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट का। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कैसे करता है? आपको कोई भी इनपुट डिवाइस उपयोग करना है या कोई भी आउटपुट डिवाइस आपको उपयोग करना है तो उसके लिए ड्राइवर्स की आवश्यकता होती है। जैसे कार को चलाने के लिए या बाइक को चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमको बाहर से इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस का यूज करने के लिए ड्राइवर्स की आवश्यकता होती है। तो ड्राइवर के माध्यम से ही सभी डिवाइसों का संचालन होता है। ठीक है, तो सिस्टम में जितने भी उपकरण जुड़े हुए हैं, कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, इस चीज का रिकॉर्ड भी ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। ठीक है, दूसरी चीज है कि इनपुट आउटपुट कंट्रोलर के रूप में जो भी हमें मिलते हैं उनके लिए जो जिम्मेदार प्रोग्राम है उनको भी डिसाइड करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरी चीज यहां पर आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यह भी डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइस कब और कितने समय के लिए प्रयोग में देना है। ठीक है, मेरे से जो भी आप काम कर रहे हैं, किस प्रोसेस को कितनी देर के लिए हम इनपुट डिवाइस देंगे और कितनी देर के लिए हम आउटपुट डिवाइस देंगे, यह डिसाइड करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, यहाँ की बेसिक्स हैं। दूसरी चीज है कि कौन कितना प्रभावशाली है, कौन कुशल तरीके से, अच्छे तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको भी देखता है। और जिसकी आवश्यकता समाप्त हो गई, मान लीजिए इनपुट डिवाइस कोई लगा हुआ है और उसकी आवश्यकता समाप्त हो गई तो ऑटोमेटिक उसे हटा देता है। जैसे कि आप पावर कट का यूज करते हैं कि बिजली की वोल्टेज ज्यादा हो गई तो ऑटोमेटिक पावर कट हो जाता है, या कोई प्रॉब्लम हुई तो ऑटोमेटिक एमसीवी डाउन हो जाती है। वैसे यहां पर होता है कि किसी चीज की आवश्यकता नहीं है तो तुरंत उसे हटा दिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर आती है फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या होता है, कौन सी सूचना हमें कहां पर स्टोर करनी है और कैसे स्टोर करनी है, यह देखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी को हम बोलते हैं फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो जो भी डाटा है, जो भी सूचना है, वो सारी चीजें आपकी नष्ट हो सकती हैं, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के डाटा और अन्य जानकारी को सुरक्षा देने के लिए पासवर्ड की सहायता देता है। मीन्स उन्हें पासवर्ड प्रोवाइड कराता है या पासवर्ड की व्यवस्था देता है जिसके द्वारा यूजर अपना पासवर्ड लगा सकता है, जिसके द्वारा उसका जो डाटा है, जो भी सूचना है, वह स्टोर रहता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, तो नेक्स्ट क्लास आप जरूर ज्वाइन करिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। इसके साथ अगर आप M2 R5 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है। वहां पर HTML, जावा, इन सभी की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं, तो वहां से आप देखिए और M2 R5 की आसानी से तैयारी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल शाम को 8 बजे। तब तक के लिए बाय।